अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 नवंबर 2024 और मंगल का दिन है। इमरान खान साहब के आपको पता है जितने वो केसेस, आज़ादी मार्च, PTV हमला और पता नहीं क्या क्या कुछ बातें होती रही थी, उन सब में तकरीबन बरियत हो गई है इमरान खान साहब की। और लॉन्ग मार्च तोड़ मोड़ केस था ये वाला जो है, इसमें भी बरियत की तो आ गई। बड़ी तफसील से उन्होंने कहा कि 1000-1200 के करीब जो पुलिस वालों उन पर हमला करने के हवाले से एक भी पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं हुआ। अदालत ने कहा इन हालात के अंदर तो ये सज़ा हो नहीं सकती है ना जी। अगर इसी तरह इंडिपेंडेंट तरीके से अदालतें काम करें तो ये ज़हन में रख लीजिएगा, कोई एक केस नहीं रह सकता। ये मैं बता दूँ आपको। यानी जितने भी आप अभी तक देख रहे हैं, आप जितने भी इमरान खान के खिलाफ जो केसेस बने हैं, वो है क्या, वो ठहरे कहाँ हैं, या वो ठहर कैसे सकते हैं? वो बिल्कुल ठहर नहीं सकते, याद रखिएगा। ये तो हालात आपको ऐसे बता रहे हैं ना। लेकिन आज अपना कल जो है हमारे दोस्त सलमान मसूद साहब, जिनको सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हम लोगों ने मुंतखब करवाया, उनके बारे में भी क्या कुछ किया। यानी ये वकीलों की बार एसोसिएशन में भी ये हाल होता है। इख्तलाफ राय अपनी जगह रहे, बातें तो बड़ी करते रहे हैं। तो PDM की हुकूमतों को बताया नहीं कि उनका सदर जो है या उनके जो लोग मुंतखब है वो क्या कर रहे हैं। उन्हें नहीं रोकना चाहिए क्या? यहाँ नहीं ये बात आनी चाहिए? चलें इस पर बाद में बात करते हैं। और आपको ले चलते हैं इमरान खान साहब के वो तहरीरी फैसले के अंदर ही 144 का नफाज कर दिया गया इस्लामाबाद के अंदर। इसको चैलेंज करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैंने तो लाहौर में मैंने चैलेंज कर दिया हुआ है। 144 का सेक्शन मैं ऑलरेडी चैलेंज कर चुका हूँ और बार बार मैं इजहार करता हूँ इसमें। और सेक्रेटरी होम का इख्तियार और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पर रोकना है। इतने फ़ैसले इस पर ऑलरेडी आ चुके हुए हैं और मैं आज भी ये समझता हूँ कि इस पर एक आईनी दरख्वास्त आनी चाहिए कि लॉन्ग मार्च वगैरह से रोकना नहीं चाहिए। आपको एहतजाज का हक़ है। एहतजाज का हक़ होने के लिए अदालतों के सामने लेके तो आए ना। इन बातों को हम लेके नहीं आ रहे अदालतों के सामने। हमें अदालतों के सामने ये सारे मामले लाना चाहिए। एक एक इशू अदालतों के सामने रखना चाहिए। ये हम रखेंगे तो हालात हमारी बेहतरी की तरफ जाएंगे इस तरह। वरना जो है वो हालात उस सिमत में नहीं जाते हैं जिस सिमत में आप समझ रहे हैं। इसलिए दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा आपको कि जनाब ये आए। मैंने 144 के हवाले से मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस मोहम्मद नदीम अरशद से केस उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था। जस्टिस शाहिद करीम साहब केस को सुन रहे थे और इस वक्त वो सीनियर जज हैं और बेंच को ग्रेस भी कर रहे हैं। मगर चीफ जस्टिस साहिबा ने फ़ाइल वापस उन्हें भिजवा दिया। पता नहीं अब क्यों फ़ाइल वापस भिजवाई गई है। केस तो जैसे शाहिद करीम साहब ने काफ़ी सुन लिया हुआ था और काफ़ी बड़े क्लैरिटी के साथ ऑर्डर्स भी हैं। उन ऑर्डर्स में FIRों की डिटेलें भी मांगी हैं, बाकी चीज़ें भी मांगी हैं, मगर ये केस नहीं भिजवाया उन्होंने जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास। अब सुबह जस्टिस मोहम्मद नदीम अरशद साहब के पास होनी है। दूसरा इसी के साथ केस मैं जुड़ा हुआ तो नहीं कहता, लेकिन उस वाले मामले को मैं बड़ा सीरियस लेकर गया हूँ। वो वेब मैनेजमेंट का जो इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है, जो आपने यानी VPN भी लगाना है, VPN पे भी पाबंदी लगा छोड़ी है। यानी हमारा राइट तो है ना कि इंटरनेट हमें एक्सेस होनी चाहिए। किस कानून के तहत रोक सकते हैं? आपके पास इख्तियार कहाँ से आ गया? यानी ये इख्तियार तो नहीं है ना कि आप हर चीज़ को अपने तरीके से लेकर चलें। आपको आइन और कानून की पासदारी करनी है। आइन और कानून बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 19 और 19 से क्लियर है ना जी कि मैं जहाँ भी मैं जो बात करना चाहूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ, आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जुल्म ज्यादती हो रही है। इसमें आज देखते हैं जैसे चौधरी इकबाल साहब के पास लगा है। और फिर मैं वह सवाल दोहराता हूँ। मैंने आदिल के प्रोग्राम में बोल न्यूज़ में ये मैंने कहा, रात का प्रोग्राम मैंने देखा, जब मैंने कहा कि जवाब देना अपना कमरान मुर्जा साहब सुप्रीम कोर्ट के तो आईनी बेंच बन गए, बाकी हाई कोर्टों के आईनी बेंच क्यों नहीं बन रहे? बनाए ना हाई कोर्टों को भी आईनी बेंच, वो क्यों रोक के रखे हुए हैं? वो तो बनने चाहिए ना बेंच, क्यों नहीं बना रहे हैं आईनी बेंच? बनाए। यानी बातें बड़ी हैं सारी कि अब जनाब सुप्रीम कोर्ट में न करना तो या हाई कोर्ट में बेंच अभी तक क्यों नहीं बने? और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इस पर बहुत जल्द मैं लिखूंगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं ये वाला काम जो है मैं आपके सामने मैं रख सकूं। इस हवाले से जो बात बड़ी सारी, फ्रीलांसर ने अगर अपने VPN की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो उन्हें सालाना $40 करोड़ का नुकसान हो सकता है। 30 नवंबर तक डेडलाइन है। फिर सारे गैर रजिस्टर्ड VPN बंद हो जाएंगे और VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। बिजनेस कर रहा है और चाहता है
کہ بزنس ڈسٹرب نہ ہو تو وہ وی پی این رجسٹر کرائیے جناب. چیئرمین پی ٹی آئی فیض الرحمان صاحب کہتے ہیں, بہت انٹیلیجنٹ ہے جی. بھائی وی پی این کیوں, ایک سوال ہے بھائی آپ چلائیں نا, آپ لازمی ہے وی پی این تو اس لیے چلانا ہے جب آپ انٹرنیٹ سلو, جب بلاکیڈ ہو تو آپ اپنا انٹرنیٹ صحیح دے دیں. تو ضرورت کیا ہے وی پی این کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے وی پی این کی. اب یہ سوال جو ہے انہوں نے خود دے کر اپنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. اب 28 خواتین نے نا 26ویں آئینی ترمیم بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے. جو یہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں, بالکل نہیں ہم آئینی ترمیم کو مانتے. اور آخر میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں لالچ دیا گیا وکلا کو کہ سپریم کورٹ کے جج بنائیں گے, ہائی کورٹ کے جج بنائیں گے, تو یہ لالچ نے آخر کام کیا اور سپریم کورٹ بار کے الیکشن جو ہیں وہ ہمارا گروپ, پروفیشنل گروپ جو ہے وہ ہار گیا. سیکٹری ہمارا ریکارڈ ووٹوں سے جیتا اور 1785 ووٹ لیے انہوں نے, سیکٹری نے 1785 ووٹ لیے ہیں. اور جو ہمارے صدر صاحب ہیں رؤوف فتح صاحب نے, انہوں نے عملی طور پر معطل کر دیا اور آئین کے مطابق ممکن نہیں. اور عوام کی ذاتی رائے کے حافظ اور محافظ ہونے کے دعوے دار سپریم کورٹ بار کا صدر ایک ایسا ماورائے بار آئین کا اقدام سپریم کورٹ کے وکیلوں کی اکثریت کے ووٹوں کے اوپر ایک تماچا ہے, آپ یہی کہہ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے 1785 وکیلوں کے ووٹ سے منتخب سیکٹری 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو آواز اٹھائی ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. وہ آواز تو ہم سب اٹھا رہے ہیں اور ہم سب اٹھائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس طرح کی بات کسی کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور جبکہ جو ہمارے منتخب صدر ہیں ان کے 1637 ووٹ پڑے ان کو صرف, ٹھیک ہے نا جی. اور جو حالات سامنے آ رہے ہیں, جو باتیں میرے تک پتہ چلی ہیں کہ تمام انتظامی دفتر جو ہے نا وہ بند کر دیے ہیں اور ٹیلی فون پر آرڈر دیا ہے اور ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے. ریکارڈ جو ہم قبضے میں لے لیا ہے سیکٹری کا, اور صدر کی حکامت ہے کہ سیکٹری کے کسی قسم کے آرڈر نہ مانے جائیں. اور رولز میں ترمیم کے لیے تجاویز مانگی تھی سیکٹری نے اور ہدایات دی ہیں کہ سرکولر جاری کیا جائے. صدر سپریم کورٹ نے کہا کہ سیکٹری کے نام سے کوئی سرکل جاری نہیں ہوگا. اب یہ پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے. سیکٹریٹ کا کنٹرول سیکٹری کے پاس ہوتا ہے, صدر ایک علامتی ہوتا ہے. بہتر یہی ہے کہ سپریم کورٹ صدر اپنا کردار ادا کریں اور سیکٹری سپریم کورٹ بار اپنا کردار ادا کریں. یعنی ورنہ تو کون کھڑا ہوتا ہے ان سارے حالات کے اندر؟ ہر کوئی بیٹھ جاتا ہے اور ہر کوئی بیٹھ کے پھر معاملات کو اس سمت میں یا اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. آئین اور قانون کی پاسداری اگر کرنی ہے تو آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے. آئین اور قانون جو کہتا ہے اس پہ عمل درآمد ہو. سپریم کورٹ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے, لیکن ہماری بار کونسلز, بار ایسوسیشن کو ٹیک اوور کر لیا سیاسی جماعتوں نے اور اسے حالات اتنے اچھے نہیں ہو سکے. ہم ایک اچھا امپریشن نہیں دیکھ پائے. تو اور جتنی تیزی سے گراوٹ آ رہی ہے پروفیشن کے اندر, انٹرونشن کے اندر, سیاسی حکومتیں تو کنٹرول کر بیٹھی ہیں نا, لیکن ساتھ ساتھ ہماری باروں کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. یہ رول آف لا کی نگیشن ہے. پوری دنیا کے اندر مذاق اڑ رہا ہے, جگ ہنسائی ہو رہی ہے. ہمارا کام آواز اٹھاتے رہنا ہے, وہ ہم اٹھاتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.